अरविंद वर्मा जी, और ये खरीफ गोष्ठी ये सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के अंतर्गत ये विकास संकल्पवा की खरीफ गोष्ठी है और इसमें त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के योजना अंतर्गत विकास खंड स्तरीय 2 योजनाओं के अंतर्गत ये आज खरीफ गोष्ठी का कार्यक्रम हो रहा है। और हमारे बीच मंच पर इस ब्लॉक के सम्मानित जिला पंचायत सदस्य श्रीमान डॉक्टर बच्चू सिंह जी भी बैठे हैं मंच पर। हमारे साथी गौ सेवा में गौ चिकित्सा संयोजक श्रीमान संजय लाला जी बैठे हैं और यहाँ पर श्रीमान राजीव मिश्रा जी आप भी बैठे हैं और आप भी बहुत जागरूक हैं। और यहाँ मंच पर बहुत ही मेधावी ये मान लीजिए कि कृषि विभाग में ऐसे लोग सौभाग्य से मिलते हैं। ये श्रीमान अनुपम वर्मा जी आप बैठे हैं यहाँ और ये आज खरीफ गोष्ठी पर वार्ता होनी है। जो कभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, अपने डॉक्टर बच्चू सिंह जी बता रहे थे कि किसान की संख्या और भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन चलो ऐसा सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, विचार प्रत्यक्ष रूप से लगभग भीड़ अब का होनी बंद हो गई है। आप क्लासेस में जाओगे, कक्षाओं में जाओगे, वहां भी छात्रों की संख्या कम मिलेगी क्योंकि ज्यादातर लोग वीडियो अपने मोबाइल से देख लेते हैं। तो उसके लिए एक वीडियो भी बन रहा है, तो जो भी अपने विचार महत्वपूर्ण है वो इस वीडियो के माध्यम से डाल दिए जाएंगे सोशल मीडिया पर, तो वहां पर पहुंच जाएंगे। वाला उद्देश्य है, इस मंच का असली उद्देश्य ये है कि हम सब किसान हैं और किसान होना एक गौरव की बात है। और भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत का कृषि व्यवसाय ही नहीं है, एग्रीकल्चर इज कल्चर ऑफ इंडिया, कृषि भारत की संस्कृति भी है। तो कृषि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आज समय विज्ञान प्रगति के साथ साथ दुनिया में प्रगति हो रही, विज्ञान की प्रगति हो रही, तो बहुत सारे समाज में कृषि व्यवसाय में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। बदलावों के साथ साथ हमारे सामने चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। जो आज से 20 साल पहले था, जो आज से 50 साल पहले था, आज उसमें बहुत ढेर सारे बदलाव आ गए हैं। उसके साथ साथ कुछ चुनौतियां और समस्याएं भी आ रही हैं हमारे सामने। तो कहीं ना कहीं से विचार गोष्ठी का मकसद यही है कि चूंकि हम सब खेती जैसे अति महत्वपूर्ण व्यवसाय को कर रहे हैं और इसलिए हमारे काम का बड़ा महत्व है, सरकार ने इसीलिए इसकी गोष्ठी के लिए हम सब आज बैठे हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि देश की मुख्य हमारी अर्थव्यवस्था की मुख्य जो रीढ़ है वो कृषि ही है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सड़कों पर बहुत सा गौवंश घूम रहा है, खेतों में खाद नहीं है, उपज हमारी घट रही है, कीमत नहीं मिल रही है, हम घाटे की तरफ जा रहे हैं। और ये सब चीजों को देखते हुए हमारी ये बात समझ में आती है, हम वो निश्चित रूप से आपके बीच शेयर करेंगे। देखिए, एक देश था इजराइल। इजराइल में एक समय आया कि वहां इजराइल देश के जो मुख्य लोग थे, नागरिक, वो आसपास देशों ने इजराइल को लगभग बर्बाद कर दिया।
इजराइल वाले पूरी दुनिया में फैल गए। फिर उनके मन में आया कि नहीं, बगैर जड़ कितनी महत्वपूर्ण है। उनकी समझ में आया जड़ कितनी महत्वपूर्ण है। हमें फिर वहीं बसना होगा। अगर हमें शिखर पे जाना, अगर हमें परम वैभव पर जाना, तो हमें अपनी जड़ से जुड़ना होगा। इजराइल वाले फिर गए वहीं बसे और बस करके एक ऐसा सशक्त राष्ट्र बनाया कि आज दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसलिए प्रेरणा स्रोत है कि इतनी पुरानी अपनी जड़ें पुनः जीवित करके और इतने धुरंधर देशों से वो मुकाबला कर रहा है। तो कहीं ना कहीं से जापान देश था, परमाणु बम जब उस पर गिरा, अमेरिका ने गिराया तो तहस नहस हो गया। लेकिन फिर से वो अपनी जड़ों के ही कारण फिर जापान दुनिया में सबसे विकसित देश है। हम चाह रहे हैं कि जो अपने बहनें हैं, बहनें भी सुने, क्योंकि ये समझ लीजिएगा कि इस देश में महाराणा प्रताप, इस देश में छत्रपति शिवाजी, इस देश में जितने महान व्यक्ति हुए हैं वो इन बहनों और माताओं की वजह से ही हुए। और हमारे यहाँ तो हमारी पत्नी ही खेती करवा रहा होगा। शुरू में उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन आज इतना रुचि उनके अंदर है कि इतनी उनको इंटरेस्ट है कि आज वो पूरी खेती स्वयं करवा रहे हैं। कब खेत में बोना है, कौन फसल बोना है, फसल की क्या कीमत लेना है, कौन वैरायटी बोना है, कौन दवाई डालना है। आप लोग चाहोगे तो मैं मिला दूंगा। और आज थोड़ी सी गलती हो गई, अनुपम जी आज लेके आना चाहिए था। अनुपम जी आप उनके साथ आप इसकी गवाह हो कि नहीं? अनुपम जी भी उनकी पूरी मदद करते हैं। शुरू में लखनऊ से आई तो गांव की रहने वाली थी, लेकिन हमने सोचा कि महिलाओं में तो माइंड होता है ना, महिलाओं को केवल एक ही दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि वो बच्चा जन्मने के लिए केवल है। उनका भी सम्मान होता है, उनका भी माइंड होता है, उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। कई बार हम दरकिनार कर देते हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं, इसलिए हम प्रगति नहीं कर पा रहे। तो बहुत से कारण हैं। हम उनको आर्थिक जिम्मेदारी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं से उनको पढ़ाने लिखाने में भी कमी की गई, तो उनकी योग्यता पर भी हमारे अंदर संदेह रहता है। लेकिन हमारा इस मंच से कहना है कि महिलाओं को भी खेती में आगे आना होगा। पढ़ाई स्कूल में ही नहीं होती है। पढ़ाई किसी चीज को सीखने का इरादा हो तो आप उसको सीख सकते हैं। तो जड़ की तरफ हमें जरूर देखना होगा। अभी आप देख रहे हैं इस देश में कोई भी धर्म का हो, इस देश में किसी भी जाति का हो, इस देश में किसी भी विचार मत पंथ का व्यक्ति हो, लेकिन कि अगर हम बात करते हैं तो विभिन्न धर्म यहाँ पर आए, विभिन्न विचार आए। एक समय जहाँ इस्लाम धर्म भी आया, एक समय यहाँ ईसाई धर्म भी आया, लेकिन एक धर्म जिसको हम कहते हैं वो था और रहेगा, जिसका नाम आदि है ना अंत है। उसका क्या नाम है आप लोग जानते हैं? उसका नाम है सनातन। यहाँ की जो संस्कृति सनातन संस्कृति है, बाकी सब संस्कृतियां उसमें आकर के मिली हुई हैं। तो हमारी सनातन संस्कृति में आप देखोगे इस समय सब मंदिर जाते हैं, कांवड़ लेके जाते हैं। अब कांवड़ लेके जाने का अभी हमारे कृषि विभाग का इस समय केवल एक एजेंडा है। ऊपर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से सभी ने एक आह्वान किया है और उन्होंने देश के किसान बंधुओं से एक ही आह्वान किया है कि आज देश को
ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की आवश्यकता है। आज देश को जैविक खेती की आवश्यकता है, क्योंकि केमिकल की खेती से आज बहुत से रोग हो रहे हैं, बहुत सी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है, मिट्टी खराब हो रही है, उपजाऊ शक्ति घट रही है। तो वो जैविक खेती, और जैविक खेती अगर मॉडल में जाना है तो हमें अपनी जड़ की तरफ देखना होगा। हमारे जड़ में भोलेनाथ की पूजा करने का उनके बारे में नंदी जी है, तो नंदी जी की खाली पूजा करने के बाद हमें जो जीवित नंदी जी हैं उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। माता पिता की हम पूजा खूब करें और उनकी सेवा ना करें, उनको अच्छे कपड़े ना दे, भोजन ना दे, और रोड पे रहें, पैर में छू लें, आरती कर लें और कहीं जाओ सुबह से शाम तक, तो क्या हम सच्चे मायने में हमें पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमारे कृष्ण भगवान ने, आप देखिए, गोकुल है, मथुरा है, बरसाना है, नंदगांव है, वो गिरिराज पर्वत है, पूरी एक ब्रज क्षेत्र है। ब्रज क्षेत्र क्या है? ब्रज क्षेत्र ये कहता है कि गाय को हमें पालना है। अगर माता पिता पूरे, अब गाय को पालना है, किसी भी हालत में पालना है। अब पूजा का मतलब यही है, पूजा का मतलब है संकल्प। हम वहां उनके सामने खड़े होते हैं तो एक बार मुझे सोचना चाहिए कि कितनी गायों को हमने पाला है। अगर नहीं पाला है तो यानी कि आप केवल आंख मूंद करके चल रहे हैं। तो कहने का मतलब है, आप सब किसान बंधु भी हैं, इस भारत के देश के नागरिक हैं, एक सनातन संस्कृति के संवाहक भी हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जो अन्न खाता है, सब्जी खाता है, दूध पीता है और विभिन्न प्रकार की सब्जियां। खेती का मकसद, भारत में खेती विकसित ही इस कारण हुई क्योंकि गौ माता ने हमारा साथ दिया। गाय ना होती तो यह देश भी इतने विभिन्न प्रकार की खेती कर नहीं पाता। तो अगर गाय हमारे माता पिता ने जिंदगी भर सेवा की है, उसके बाद हम उनके हित की न सोचें, अगर उन्होंने मुझे पाला है, अगर उनके हम हित की न सोचें तो कहीं ना कहीं से लोग मुझे गलत कहेंगे और हम सही पथ पर नहीं जाएंगे। लेकिन आज चुनौतियां, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे बहुत सारी साजिशें भी, इसके पीछे हमारी अपनी इग्नोरेंस भी है, हम उसको देखना नहीं चाहते। तो हमें ये चीज सोचना है कि जैविक खेती हमें करना ही होगा और हमें अपनी जड़ों को समझना ही होगा। आज हम खेती करते हैं, क्या होता है, हम डीजल डालते हैं, डीजल हमारे यहाँ पैदा नहीं होता, पैसा कहाँ जाता है? खाली देशों को जाता है। हम इंसेक्टिसाइड डालते हैं, इंसेक्टिसाइड मल्टीनेशनल कंपनी के विदेशों में बनते हैं, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, पैसा वहाँ जाता है। हम मल्टीनेशनल कंपनी के लीड डालते हैं, पैसा कहाँ जाता है? इंग्लैंड, अमेरिका जाता है। हम जो भी खेती करते हैं आज विदेशों के लिए करते हैं। हम बाजार बन चुके हैं और अगर बाजार से मुक्ति पाना है तो गौ माता की नित्य नूतन चिर पुरातन, मतलब माता पिता को भी नहीं छोड़ना है, गाय को भी नहीं छोड़ना है। आप प्रगति करिए, लेकिन माता पिता वैसे बहुत हमें खराब लगते होंगे, लेकिन घर जब बाहर हम जाते हैं तो सोचते हैं कि कोई होता हमारे घर सुरक्षा। तो माता पिता और गाय की कीमत हमें और आगे और भयानक रूप आने वाला। इसलिए जैविक खेती हमने अगर छोड़ दी तो हमारी देश नष्ट, संस्कृति नष्ट और हमारा खुद का भी अस्तित्व खत्म। तो अब हमारे फायदे के लिए बहुत से लोगों ने, हमारे विदेशी शासन आया, सत्ता आई, उन लोगों ने बहुत से प्रचार प्रसार किए, बहुत सी चीजों में हमारा मन
बहकाया। अब एक हम आपसे प्रश्न करते हैं, आप बहुत भूखे हो, हमारी किताबों में क्या पढ़ाया जाता है? मनुष्य क्या है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी? सर्वाहारी। सर्वाहारी। डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर हैं, एक हम लॉजिक दे रहे हैं, यहाँ पर लॉजिक करते हैं। देखिए एक आदमी है, उसको बहुत भूखा, उसको हम एक बाग में छोड़ दें, उस बाग में मुर्गी भी बंधी हो, बकरी भी बंधी हो, और सेब, केला, आम भी लगे हो, और बहुत भूखा आदमी होगा, तो पहले क्या करेगा? वो पहले मुर्गा रोज के खाएगा, या सेब खाएगा, या आम खाएगा? सबसे पहले वो आम खाएगा, सेब खाएगा, अन्य चीजें खाएगा। अब अगर ये भेड़िया वो अगर हम एक शेर ले आए, बाघ ले आए, उसको बाघ में छोड़ दें, तो वो क्या खाएगा? बकरी करेगा, वो क्या खाएगा? देखिए मनुष्य के ना हाथ शिकारी है, ना दांत, ये कैनाइन नहीं है, ये दांत कठोर चीजों को तोड़ने के लिए है, लेकिन मनुष्य ये शाकाहारी ही दांत है, ये दांत मांसाहारी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ये दांत कैनाइन है। उसके अलावा आप देखिए, आपके भारत के जो आपके भारत के जो इतिहास है उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि मनुष्य शिकारी था।